इंडिया में पोल्यूशन तो वैसे ही हद से ज़्यादा हो गया है। दिल्ली में ब्लास्ट हो रहे हैं, गाज़ा में लोग रोज़ मर रहे हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ कुछ इतना बुरा हो रहा है जिसकी बात कोई करता ही नहीं। मतलब सोचो, कहीं 1.5 लाख लोगों को मार दिया जाए और दुनिया बिल्कुल चुप। सीरियसली, कोई बात क्यों नहीं कर रहा? न्यूज़ खोलो, ट्विटर खोलो, हर जगह सिर्फ पॉलिटिक्स और पोल्यूशन की बातें चल रही हैं। और इधर एक पूरे शहर की पॉपुलेशन खत्म कर दी गई, फिर भी उसकी एक हेडलाइन तक नहीं है। यहाँ लोगों के घर जल रहे हैं, बच्चे सड़कों पर मारे जा रहे हैं और पूरा देश खून से लाल हो चुका है। और सबसे दर्दनाक बात, सैटेलाइट इमेजेस भी एक वक्त पर लाल पड़ जाती हैं। ये जगह है सूडान, अफ्रीका के बीचों बीच बसा हुआ वो देश जहां इंसानियत का सबसे अंधेरा सच लिखा जा रहा है। 2 ग्रुप्स, एसएएफ यानी सूडान आर्मी फोर्सेस और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, एक पावर वॉर में फंस गए और बीच में आम लोग, फैमिलीज, बच्चे और उनकी जिंदगी की हर उम्मीद। दरफूर, अल-फशर, खार्तूम, ये शहर अब शहर नहीं, मास ग्रेवयार्ड्स बन चुके हैं। मार्केट के बीच लोगों को मार दिया गया, हॉस्पिटल्स तबाह कर दिए गए, जिसके कारण प्रेग्नेंट औरतों को सड़कों पर बच्चों को जन्म देना पड़ा और न जाने कितनी औरतों कर उन्हें मार दिया गया। बच्चों को उनकी माँओं से छीनकर गोली मार दी गई। सोचो ज़रा, कितने डर और खौफ के माहौल में वहाँ के लोग रह रहे होंगे। So before we get into the dark reality of this biggest genocide, let's first know about Sudan. सूडान की कहानी समझना इस वॉर को समझने का बेस है, क्योंकि आज जो देश जल रहा है वो किसी एक की गलती का रिजल्ट नहीं। ये 70 साल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आइडेंटिटी क्लैशेस और मिलिट्री कंट्रोल का आउटकम है। सूडान अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है और यहाँ 45 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। सूडान में लोग 2 बड़े ग्रुप्स में आते हैं। पहला, अरब बैकग्राउंड वाले लोग, दूसरा अफ्रीकन बैकग्राउंड वाले लोग। दोनों मिलकर वहाँ की पॉपुलेशन बनाते हैं। रिलीजन के केस में ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ क्रिश्चियन लोग भी हैं और कुछ ट्राइबल लोग अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सूडान में इंडिया की तरह ही सब लोग साथ रहते हैं। लैंग्वेज की बात करें, अरबिक वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश को काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और 70 से ज़्यादा लोकल अफ्रीकन लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। सूडान 1899 से ब्रिटिश इजिप्शियन रूल के अंडर था। लोगों ने सालों तक आज़ादी का स्ट्रगल किया और 1956 में सूडान को इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी लोगों को पीस नहीं मिल पाया, क्योंकि वो पहले से ही डिवाइडेड नेशन था। कल्चरल डिवाइड, रिलीजियस डिवाइड, इकोनॉमिक डिवाइड, पॉलिटिकल डिवाइड, हर लेयर पर एक इम्बैलेंस था। ये इम्बैलेंस फ्यूचर में सिविल वॉर्स, नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी वजह बने। इंडिपेंडेंस के बाद जब सरकार बनी तो पावर नॉर्थ के लीडर्स के पास कंसंट्रेट होती चली गई। साउथ के लोगों को न पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला, न ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्हें हमेशा ये एहसास होता रहा कि हम सूडान का हिस्सा तो हैं, पर हमारी पहचान, हमारे अधिकार और हमारे लोगों की किसी को परवाह ही नहीं। इन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ के लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। ये धीरे धीरे एक एक्सप्लोसिव कॉन्फ्लिक्ट में बदलने लगा और इसी अनइक्वल सिस्टम के कारण सूडान को 2 लंबी सिविल वॉर्स का सामना करना पड़ा। पहला सिविल वॉर 1955 से 1972 तक चला, जिसमें 5 लाख से 10 लाख लोग मारे गए। दूसरा वॉर 1983 से 2005 तक। दूसरी सिविल वॉर का असर इतना भयानक था कि लगभग 20 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पूरे गांव और पूरी जनरेशन खत्म हो गई। आखिरकार इसका नतीजा ये हुआ कि 2011 में साउथ सूडान एक अलग देश बन गया। दुनिया को लगा कि शायद अब सूडान के हालात सुधरेंगे, सूडान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, पर रियलिटी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि असली प्रॉब्लम तो नॉर्थ के अंदर बाकी थी। वही पुरानी पावर स्ट्रगल और वहाँ की अनसुलझी टेंशन्स। सूडान को उस वक्त एक स्ट्रॉन्ग, फेयर और स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए था, पर वहाँ की कमांड एक ही आदमी के हाथों में थी, जो थे उमर अल-बशीर। 1989 में बशीर ने तख्ता पलट करके पावर ले ली और फिर लगभग 30 साल तक सूडान को रूल किया। उसने देश को काफ़ी सख्ती से चलाया और हर इम्पॉर्टेंट फैसले वही करता था। आइए अब समझते हैं कि उसने अपने रूल में क्या क्या किया।
जिसने भी सरकार के खिलाफ बोला उसे दबा दिया गया, मीडिया से उसकी सारी आज़ादी छीन ली गई, नेशनल रिसोर्सेज का सही तरह यूज़ नहीं किया, करप्शन इतना बढ़ गया कि इकोनॉमी टूट गई और आम लोगों की जिंदगी बद से बदतर बनती चली गई। अलग होने के बाद भी सूडान को स्टेबिलिटी नहीं मिली क्योंकि अथॉरिटी का बैलेंस कभी बना ही नहीं। सारे फैसले एक लीडर, एक मिलिट्री के हाथों में था। इस दौर का सबसे डार्क चैप्टर था दारफूर। 2003 में जंजावीद नाम के मिलिशिया, जिन्हें आज की लैंग्वेज में आरएसएफ का अर्ली वर्जन कहा जाता है, इन्होंने गांव जलाए, सिविलियंस टारगेट किए और मास किलिंग की, जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एथनिक क्लेंजिंग बताया। ये सब होने के बाद सूडान की एक और जनरेशन ट्रॉमा में ढल गई। इन सब केओस के बीच सूडान में लोग समझने लगे कि उनके दुश्मन वो लोग आपस में नहीं हैं, बल्कि वो सिस्टम है जो उन्हें काफ़ी सालों से डिवाइड कर रहा था। 2018 से 2019 में इकोनॉमी बिल्कुल टूट गई। ब्रेड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी कुछ अफोर्डेबल नहीं रहा। इन्फ्लेशन 300% के ऊपर चला गया और फिर वहाँ के लोग फिर से सड़कों पर आ गए। सबसे ज़्यादा पावरफुल बात ये थी कि इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ उसका फेस विमेन, यूथ, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स ये सब बने। हर किसी ने एक ही आवाज़ लगाई, हमें सिविलियन गवर्नमेंट चाहिए, हमें एक नया सूडान चाहिए। प्रेशर इतना बढ़ गया कि अप्रैल 2019 में मिलिट्री ने ही बशीर को अरेस्ट कर लिया। सूडान के लोगों ने काफ़ी सालों बाद एक नई उम्मीद महसूस की कि शायद अब देश में डेमोक्रेसी आएगी, लोगों को उनके राइट्स मिल पाएंगे। फिर सिविलियन लीडर्स और मिलिट्री ने मिलकर एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई। ये मूवमेंट सूडान के लिए एक होप लेकर आया, पर प्रॉब्लम वही थी, मिलिट्री पावर शेयर नहीं करना चाहती थी और आरएसएफ अपना दबदबा खोना नहीं चाहती थी। पॉलिटिकल सिस्टम फिर से डिवाइड हो गया। अक्टूबर 2021 में आर्मी और आरएसएफ ने मिलकर सिविलियन गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। जिस डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने जान दी उसी को फिर से तोड़ दिया गया और यही पावर स्ट्रगल आगे चलकर 2023 की सबसे खूनी वॉर का रीजन बनी। 2019 में लोगों ने सोचा था अब सूडान बदलेगा, अब डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन डेमोक्रेसी एक सपना ही बनकर रह गया। 15 अप्रैल 2023 खार्तूम सूडान की कैपिटल में सुबह आंख खुलती है, पर सूरज की रोशनी से नहीं, बॉम्ब और गनफायर के शोर से। दो ताकत जिन्हें एक साथ देश चलाना था अब एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। एसएएफ, आरएसएफ, दो जनरल्स, दो फौज और बीच में फंस गया पूरा देश। ये वॉर किसी बॉर्डर, किसी आइडियोलॉजी के लिए नहीं, सिर्फ कुर्सी के लिए थी। खार्तूम जो कभी एक मॉडर्न सिटी कहलाती थी अब एक बैटल फील्ड बन गई। फैमिलीज अपने घरों में बंद रहने लगी, हॉस्पिटल्स पर अटैक होने लगे, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पानी गया और इंसान अपनी ही जिंदगी से लड़ने लगा। महिलाओं पर वायलेंस बढ़ने लगी, बच्चों की गांव पूरी तरह मिटा दिए गए। वर्ल्ड ने फिर सुना एक काला लफ्ज, एथनिक क्लिंजिंग, जिसे दुनिया ने सोचा था कि कभी रिपीट नहीं होगा, वो फिर से हो रहा था आंखों के सामने। सोचो तुम्हारा घर, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी पहचान सब एक रात में छीन ली जाए। 10 मिलियन से ज्यादा लोग या तो बॉर्डर के उस पार भाग गए या अपने ही धरती पर रिफ्यूजीज बन गए। हर चेहरा एक कहानी है, एक रोटी के लिए लाइन, एक जिंदा बच्चे के लिए दुआ। इस जंग ने सूडान की एक पूरी जनरेशन को डर, भूख और आंसुओं में ढाल दिया। इंटरनेशनल टॉक्स हुए, यूएन मीटिंग्स हुए, बट ग्राउंड पर बॉम्ब्स रोकने वाला कोई नहीं था। जब नाम अरेबिक हो या अफ्रीकन, खून तो एक ही रंग का होता है ना। पर दुनिया की हेडलाइंस में सूडान सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दिखता है और फिर भुला दिया जाता है। सिविलियंस के लिए वॉर अब हेडलाइन नहीं, डेली लाइफ बन चुकी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सूडान के लोग कहते हैं हम नहीं, हम विक्टिम्स हैं, हम सिर्फ सरवाइव नहीं जीना चाहते हैं। आज सूडान को चाहिए सिर्फ एक चीज़, वो है पीस विद डिग्निटी। पर जब पावर सिर्फ बंदूक से मिलती हो तो शांति सिर्फ सपना बन जाती है। सूडान की वॉर एक रिमाइंडर है, जब सिस्टम इंसान को भूल जाता है तो देश सिर्फ जमीन रह जाता है और लोग बस बचे हुए खाक के टुकड़े। सूडान नहीं टूटना चाहता, लोग सिर्फ इतना बोल रहे हैं, हमें जीने दो।